सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। बेटा जी, हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे आप लोगों से सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स लॉ की। सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स लॉ हमने आपको पूरा चैप्टर सब्जेक्टिव वे में समझा दिया था, और उसी में से जो आर्टिकल्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो किस में आ जाते हैं, इन ऑब्जेक्टिव सेंस में। होमवर्क आपको पास कर दिया गया था 11.1 एक्सरसाइज का, सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स लॉ में अकॉर्डिंग टू बुक, जिनके पास बुक है। तो इसमें आप इसको रेडी करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, मेरे से कर सकता है। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट समाप्त हो चुका है। आज की डेट में हम आपको लमसम 20-25 प्रॉब्लम लिखा रहे हैं इन ऑब्जेक्टिव सेंस में। तो जल्दी से डाला जाए इन ऑब्जेक्टिव वे। थोड़ा स्पीड को मेंशन करेंगे। इन ऑब्जेक्टिव वे तो कुछ बातें सब्जेक्टिव में से आप निकाल देंगे, कुछ बातें मैं लिखा दे रहा हूं बोर्ड पर। सबसे पहले आपने बोला ये सब ऑब्जेक्टिव वे में काम आने वाले रिमार्क हैं, तो मैं ABCD नहीं बना रहा हूं, सीधे सीधे हिटिंग कर रहा हूं आपके लिए। तो मैंने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन of the path in polar form। क्या आपने क्या लिखा, इन ऑब्जेक्टिव वे समरी, SUMMARY। ये पूरे समरी है, सभी चैप्टरों के बाद इस तरह ये समरी लिखाएंगे आपको हम, और इसी में से आपको हम पेपर दिलवाएंगे। d2u अपॉन d थीटा 2 प्लस का u बराबर F अपॉन H स्क्वायर U स्क्वायर। पेडल इक्वेशन ऑफ द पाथ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ इन पेडल फॉर्म। पेडल का मतलब होता है स्मॉल p के साथ। F इक्वल ऑफ द H स्क्वायर अपॉन P की पावर 3 dP अपॉन dr। देन थर्ड नंबर हम लोग बात करते हैं यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स की। फॉर्मूला बनता है b स्क्वायर बराबर H स्क्वायर U स्क्वायर प्लस DU अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। और दूसरे शब्दों में बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। दो बातें हैं। इस बात की लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स पाथ is inversely proportional to the परपेंडिकुलर। थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं तो लिख लीजिएगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द टेंजेंट at that point। then fourth number in elliptic orbit। elliptic ऑर्बिट में पेडल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। अगर हम लोग यहाँ इक्वेशन की बात करेंगे आपसे
तो हमारे पास क्या बनेगा, पेडल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स विद अ फोकस एज अ पोल, जो फोकस है कहां पे है, एज अ पोल, इज बी स्क्वायर अपॉन स्मॉल पी स्क्वायर बराबर, स्मॉल पी आने का मतलब ही है पेडल इक्वेशन कहा गया है। इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला बन के रेडी होता है लॉ ऑफ फोर्स का, एफ इक्वल ऑफ द म्यू अपॉन आर स्क्वायर, व्हाट इज द म्यू, एच स्क्वायर ए अपॉन द बी स्क्वायर, एंड स्मॉल बी स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, म्यू अपॉन ए, 2a अपॉन आर माइनस का 1। पीरियोडिक टाइम कितना है, टी का मतलब क्या है, पीरियोडिक टाइम, तो ये हमारे पास होता है 2 पाई e की पावर 3/2 अपॉन द, तो क्या क्या आ गया, पेडल इक्वेशन, लॉ ऑफ फोर्स, स्मॉल बी मतलब वेलोसिटी, टी मतलब पीरियोडिक टाइम। इतनी बातें आपके लिए इसमें काम करती हैं। तो इसके अंदर कितनी प्रॉब्लम छिपी हुई हैं, 1 2 3 4, राइट। इसके बाद आता है मेरे पास पैराबोलिक ऑर्बिट, ऑर्बिट पेडल इक्वेशन क्या बनती है इसकी, स्मॉल पी स्क्वायर बराबर ए आर, लॉ ऑफ द फोर्स क्या बनता है, म्यू अपॉन आर स्क्वायर, म्यू का मतलब है एच स्क्वायर अपॉन 2a, स्मॉल बी स्क्वायर क्या बनता है, 2 म्यू अपॉन आर, राइट। अब आता है मेरे पास हाइपरबोलिक ऑर्बिट, नोट कर लिया, जल्दी से नोट करें। तो ये सब इसकी समरी है जो पढ़ाए गए हैं 6 लेक्चर में। इस लेक्चर नंबर को 6A दे दो, इस लेक्चर नंबर का नाम 6A दे दो, डेट भी डाल दो। गारंटी दे रहा हूं पूरा पेपर फंसाएगा, बहुत आसान बना दूंगा अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो आप। अब जवाब मिला यहां से। अब आता है हाइपरबोलिक ऑर्बिट, हाइपरबोलिक ऑर्बिट पेडल इक्वेशन इज क्या बन जाएगी मेरे पास, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर 2a अपॉन आर, एफ क्या बनेगा, म्यू अपॉन आर स्क्वायर, या म्यू का मतलब एच स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर, वी क्या है, म्यू अपॉन ए, 2a अपॉन आर माइनस का 1, या एच स्क्वायर, दूसरे शब्दों में से ये भी लिख सकते हैं v को, v इक्वल ऑफ द एच अपॉन पी, ये भी लिखा जा सकता है। कभी एच स्क्वायर की वैल्यू पूछें तो क्या रहेगा, म्यू ए अपॉन बी स्क्वायर। तो यहीं से हम लोग इसकी एनालिसिस करते रहेंगे, थोड़ा स्पीड के साथ लिखा जाए। ये 5वां नंबर था, ये 6वां नंबर, अब 7वां नंबर लिखें। बेटा इधर लिखा मैंने सेंट्रल ऑर्बिट, क्या लिखा, सेंट्रल ऑर्बिट, और यहाँ लिखा लॉ ऑफ फोर्स। मैं तब देखते जाना सब लोग, इसमें से प्रॉब्लम आपके पास मिलेंगी। आर की पावर n बराबर ए की पावर n cos n थीटा, लॉ ऑफ द फोर्स है F इक्वल ऑफ द n प्लस 1 एच स्क्वायर ए की पावर 2n अपॉन द आर की पावर, कभी भी यहाँ पर उन्होंने कर दिया 2 आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो n की जगह क्या रख देना, 2 रख देना। कहीं एग्जाम में ढूंढो सर ने कराया नहीं आर स्क्वायर वाला, केवल n की वैल्यू को पुटअप करना है उस जगह पर। इसके बाद है मेरे पास
एल अपॉन आर 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसका लॉ ऑफ द फोर्स है मेरे पास एफ इक्वल ऑफ द म्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर म्यू में लिखा हूं तो मैं म्यू की वैल्यू को साथ साथ बताता रहता हूं। म्यू का मतलब है म्यू 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 एच स्क्वायर अपॉन एल, एच स्क्वायर अपॉन एल। इसके बाद आ जाता है मेरे पास आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, आर स्क्वायर बराबर, इसे हम लोग म्यू अपॉन आर की पावर 2n प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, n प्लस 1 एच स्क्वायर ए की पावर 2n। इधर देखो, अब अगर मैं इसमें लिखता हूं बोर्ड पर तो बताओ उससे देख के क्या बनेगा, म्यू अपॉन द आर की n की वैल्यू 2 रख दो, आर की पावर 7, राइट। बोलो बच्चा। इसके बाद में मैंने बोला आर बराबर ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका लॉ ऑफ द फोर्स है मेरे पास म्यू अपॉन आर की पावर 4। मेरे पास है आर बराबर ए ई की पावर थीटा कॉट एल्फा। लॉ ऑफ द फोर्स है म्यू अपॉन द आर क्यूब। मेरे पास है आर बराबर ए कॉस थीटा एफ इक्वल ऑफ द म्यू अपॉन आर की पावर 5। मेरे पास है आर की पावर एन बराबर ए कॉस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा। तो इसका मतलब एफ बराबर म्यू अपॉन आर की पावर 2n प्लस 3। मेरे पास है आर बराबर ए साइन एन थीटा। तो मेरे पास है एफ इक्वल ऑफ द एच स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 2 एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अपॉन द आर की पावर 5 माइनस एन स्क्वायर माइनस का 1 होल अपॉन द आर की पावर 3। ये हमारे पास में लॉ ऑफ द फोर्स हैं सब। राइट बेटा लोगों, ये सब हमारी काम की बातें हैं, बहुत काम आएंगी आपके। और इसे पूरा करने के बाद अगर कल आपका कोई भी डाउट नहीं आता है अगले लेक्चर में इस वाली चैप्टर के अंदर, तो नया चैप्टर चालू हो जाएगा। तो इस बुक में से हमने एक चैप्टर आपका ब्रेक कर दिया है। अगर कोई भी डाउट नहीं मिला तो आगे बढ़ा दिया जाएगा। Any confusion, any doubt? आर बराबर ए साइन एन थीटा। तो बताओ टेस्ट कब ले लें इसका, बोलो भाई। इन ऑब्जेक्टिव भी हिम्मत ही नहीं टेस्ट देने की, पढ़ोगी लिखोगी तब ना। आप भी उन्हीं 1.5 लाख बच्चों वाले ही हैं।
इट इज क्लियर। आगे लिखेंगे बेटा इसमें हम लोग सभी अब 8वां नंबर आता है केपलर्स लॉ। आपको याद रहना चाहिए केपलर्स LER। इसमें पीरियोडिक टाइम क्या रहता है? पीरियोडिक टाइम बताओ, कौन बताएगा फॉर्मूला? T बराबर, याद नहीं है, अभी अभी बोला था थोड़ी देर पहले, 2 पाई अपॉन रूट म्यू a टू द पावर ऑफ 3/2। इसके बाद आता है समरी नंबर 9, इफ ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी of a planet of the at the nearer end of the major axis, then its period is, पीरियड इसके बाद इस पे हाइलाइटर हो जाता है 2 पाई अपॉन ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई 1 माइनस ई की पावर 3। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 10वां नंबर, इफ स्मॉल b1 एंड स्मॉल b2 are the linear velocities of a planet when it is a बातें नहीं, nearest to and furthest to from the sun, then कन्फर्म है। जैसे सन की प्रॉब्लम देखेंगे आप, SUN सन, इस प्रॉब्लम को मैंने सब्जेक्टिव में भी कराया है। आज की डेट में समरी के अंदर है 1 माइनस ई इंटू B1 बराबर 1 प्लस का ई इंटू B2। राइट, हटा दो, नोट कर लिया हो तो जल्दी से करें, 3-4 पॉइंट और हैं, हटा दूं। इसके बाद आता है मेरे पास 11वां नंबर, इसकी समरी है जो पढ़ाया हूं 6 लेक्चर्स के अंदर। अ पार्टिकल describes an ellipse as a central orbit about the focus कॉमा देन के बाद ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ मेजर एक्सिस। इसके बाद इसे हाईलाइट कर लेंगे आप, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन velocities at ends of any diameter
उनका ज्योमेट्रिक मीन। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 11 आता है 12 समरी में। एक कोई रिलेशन कभी आपको दिखे ई स्क्वायर म्यू स्क्वायर बराबर, तो उसे टिक कर देना बी स्क्वायर आर माइनस का म्यू का होल ऑफ स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस का म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। चॉइस में कहीं भी दिखे तो उसे डायरेक्ट हिटिंग कर दीजिएगा। थर्टीन पॉइंट आता है हमारे पास अ particle is describing an ellipse. A particle is describing an ellipse of eccentricity E small e about a center of force at a focus, then एलिप्स के लिए थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था, आपको पहले से याद है, बी स्क्वायर बराबर म्यू टाइम्स ऑफ 2/r माइनस का 1/a। दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एच स्क्वायर का मतलब था म्यू ए विद इन ब्रैकेट 1 माइनस का ई स्क्वायर। इसके अंदर 3 प्रॉब्लम साइलेंट है हमारे पास, एलिप्स के बेस पर है। अब जो नीचे है ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। when the particle is at the nearer apsidal angle, apsidal distance, तीनों लिखाया हूं, कॉमा द सेंट्रल force is transferred to द अदर फोकस, दूसरे फोकस पर उसे ट्रांसफर किया गया है। देन इसेंट्रिसिटी ऑफ न्यू ऑर्बिट, तब इसेंट्रिसिटी, एक ही प्रॉब्लम में केवल इसेंट्रिसिटी पूछी गई है तो उसे याद कर लेंगे इसेंट्रिसिटी के नाम से, ई टाइम ऑफ 3 + e अपॉन द 1 माइनस e। इसे बॉक्स में आप बंद कर देंगे। नोट करिए जल्दी से। बातें नहीं बिल्कुल भी। इसमें से जितना भी लिखाया हूं अभी समरी में 90% मैंने अपने 6 लेक्चरों में सॉल्व करके बताया है। राइट, खड़े होके ले लो, पिक लेना चाहो तो। या फेविकॉल का जोड़ है, फेविकॉल का जोड़, अच्छा फोटो मिल गई। नहीं, कभी कभी होता है ना, समझ गए, एक्सप्लेन ना करें। बच्चे कह रहे हैं फेविकॉल के जोड़ को एक्सप्लेन ना करिए आप, समझदार हैं बच्चे। आते हैं वापस, हटा रहा हूं। अब आता है 14 नंबर। 14 नंबर कहता अ पार्टिकल मूव्स, ये भी प्रॉब्लम क्लास में कराया हूं, मूव्स विद अ सेंट्रल एक्सीलरेशन
with the central acceleration mu times of r plus a की पावर 4 upon the r cube being projected from an apse being projected from an apse at a distance a small a with वेलोसिटी 2a रूट म्यू। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। सेंट्रल एक्सीलरेशन के साथ इतनी वेलोसिटी दे रखी है, तो हमारे पास इसका पाथ क्या होगा, ये इसका आंसर है। देन पाथ एच आर स्क्वायर 2 प्लस कॉस रूट 3 थीटा इक्वल ऑफ द 3a स्क्वायर। 15वां नंबर आता है मेरे पास। देखो एक टेबल बना दी यहां पर, कंडीशंस आर, ये कंडीशंस दे रखी होंगी और ये इसका पाथ होगा, राइट। इसी के बेस पे बनाया गया सेंस में, तब देखते रहो। यहां पर सेंट्रल फोर्स दिया है म्यू अपॉन आर क्यूब, स्मॉल बी दी है इन्होंने रूट म्यू अपॉन ए, एंगल दिया है, बस इतना याद रखो। और तुम्हारा पाथ आता है आर बराबर ए की पावर माइनस का थीटा। इस तरह याद रखिए इसको, नहीं तो आप पूरी लैंग्वेज को याद रख नहीं पाओगे। इसी में दूसरा पॉइंट आता है एम म्यू अपॉन, ये हमारे पास क्या है, फोर्स, एम म्यू अपॉन द डिस्टेंस का क्यूब। इसका मेरे पास पाथ आता है, पाथ एच ऊपर लिखा है पाथ, तो आर कॉस पी थीटा बराबर ए। फिर आता है फोर्स म्यू यू की पावर 3 माइनस लैम्डा। इससे एक फायदा रहेगा, लैंग्वेज याद नहीं रखनी है, बस क्या याद रखो, फोर्स, और फोर्स के साथ में मौसम आंसर में क्या आएगा, पाथ, राइट। तो इसका जो पाथ आता है आर बराबर ए हाइपरबोलिक कॉस थीटा बाई एन। इसके बाद अगले वाला नंबर आता है फोर्स या एक्सीलरेशन, किसी भी नाम से दे सकते हैं, म्यू आर प्लस 2a अपॉन द आर की पावर 5। तो इसका पाथ आता है आर बराबर ए ब्रैकेट में 1 प्लस का 2 साइन थीटा। राइट, अगर ऊपर से नोट कर लिया हो तो ये इसी के ऊपर बढ़ा दे रहा हूं। बस 2 मिनट का है और हटा दूं। ऊपर से मैंने हटाया तो इसी 15वें नंबर में चल रहे हैं। ऊपर मेरे पास सेंट्रल एक्सीलरेशन कहूं, फोर्स कहूं, कुछ भी कहूं, बात एक ही है। फोर्स दिया है म्यू आर की पावर 5 माइनस सी की पावर 4 आर। पाथ आता है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर सी की पावर 4। अब इन्होंने फिर फोर्स दिया है, फोर्स आगे लैंग्वेज क्या दी, पढ़ना ही नहीं है,
बस फोर्स को पढ़ो और सीधे आंसर। वेलोसिटी क्या है, अरे पढ़ना ही नहीं है, आंसर सीधे मिल जाएगा। ये पेपर आउट है किसका, इस वाले चैप्टर का, इसी में से सब मिल जाएगा। एम म्यू टाइम्स ऑफ 3a यू की पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यू की पावर 5 ब्रैकेट बंद। तो इसका पाथ आता है r बराबर a प्लस b कॉस थीटा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अपने से ज़्यादा सोचकर लिखा दिया हूं। और तो ये आपके पास चैप्टर रेडी हो जाता है सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स लॉ का, राइट। और इस चैप्टर का समापन कल के दिन इसमें हम लोग हो सकता है रेसिस्टेंस मीडियम की बात करेंगे या काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाता है। इसका टेस्ट रेडी है, टेस्ट रेडी। तो कल आप घर से पढ़कर आएंगे सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स लॉ फुल फॉर्म में। और कैसा टेस्ट देंगे, ओनली ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ लेंगे, ये समरी। क्या पढ़ लेंगे, समरी। देवांश कह रहा है आप समरी की बात कर रहे हो, मैं समरी का भी एस नहीं पता, आप समरी लिखा दिए हो। वही तो मैं कह रहा हूं ना, नोट करोगे तभी तो दिमाग में जाएगा। कैच इट, कैच इट। बैडमिंटन खेला करो, कोई नहीं है तो हमारे पास आया करो शाम को 10 बजे। हाँ जी, तभी तो खेलने का। और क्या रोड पे उसमें खेलोगे, 12 बजे को ठोक के चला जाएगा दोपहर में। तो शाम को 10 बजे आओ, शारदा नगर MPC वाली गली, ठीक। अभी ट्रायल है 3 दिन का, जब अच्छा लगे तब फीस दे देना, कोई दिक्कत नहीं सीखने की। क्योंकि कभी भी जो शिक्षा होती है ना, वो फ्री में काम नहीं आती। कभी भी किसी भी चीज़ की शिक्षा लो, किसी से भी, उसको कुछ न कुछ देना जरूर चाहिए। जैसे हमने जब गाड़ी सीखी थी तो हमारे जो ड्राइवर साहब थे शुक्ला जी, उन्होंने हमको सिखाई थी, तो वो हमारे गुरु हो गए उस जगह गाड़ी सिखाने में। तो उनको हमने अलग से पे किया था कि देखिए ये उसका है जो आपने हमको सिखाया था। तो हम गाड़ी कंट्रोलिंग सीख गई। अगर हम पे न करते तो हमसे गलतियां होती रहती। इस वजह से हमेशा पे करना चाहिए। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।